ड्रामा के स्टार्ट में हम टैंग सिची को देखते हैं जहाँ पर उसके बिग ब्रदर होते हैं, कहते हैं देखो देखो पीछे देखो और धक्का दे देते हैं। होती है हेवन में और आ जाती है नीचे की तरफ। कहती है कि सीनियर ब्रदर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सीनियर ब्रदर कहते हैं कि तुम सच में यहाँ पर बहुत तबाही मचा रही हो, इसीलिए अब ट्रायल के लिए पृथ्वी पर जाओगी और वहां पर याद रखो कि तुम्हारा मैजिक दिन में सिर्फ 3 बार काम करेगा, उसके अलावा नहीं काम करेगा। कहती लेकिन मैं वापस कब आऊंगी। कहते हैं जब 1000 अच्छे काम कर लोगी ना तो वापस आ जाओगी, तब तक मैं अपनी वाइन यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करूंगा। लेकिन देखते हैं कि वहां पर उनकी वाइन है ही नहीं। कहते हैं कि मेरी वाइन क्यों चुरा कर लेकर गई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी हम पृथ्वी का सीन देखते हैं जहाँ पर सोचती है कि वो आ कहाँ पर गई है। वो देखती है कि वहां पर एक आदमी लेटा हुआ है। कहती है वाह क्या हॉट आदमी है, सच में इसे देखकर तो मन खुश हो गया, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। लेकिन पीछे उसी लड़की की स्पिरिट होती है। कहती तुम कौन हो। कहती है मैं जानती हूँ कि मैं मर चुकी हूँ और मेरी जगह पर तुम आई हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ कि मेरी हेल्प करो। कहती है हुआ क्या है। पता चलता है 3 घंटे पहले, क्योंकि वो बहुत ही अगली थी इसी वजह से उसकी मदर इन लॉ हस्बैंड की प्रेमिका उसे एक वाइन पिलाते हैं जिसमें ड्रग होता है। उन लोगों का कहना होता है जनरल तो वैसे भी तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, क्यों ना आज तुम्हें तुम्हें यहीं पर जान से मार दूं। उसी टाइम उसको जान से मार दिया जाता है। कहती है कि मेरे लिए रिवेंज लो। यहाँ पर टेंगसीची बोलती है तुम चिंता मत करो, अगर मेरा फेट यहाँ पर आने के लिए हुआ है तो तुम यहाँ से आराम से जाओ और अब देखो कि मैं इन लोगों का क्या हाल करती हूँ। वैसे भी मुझे सिर्फ 1000 अच्छे काम ही करने हैं ना, उनमें ये सारे काम मेरे खाते में ही लिखे जाएंगे, तो मुझे तो अपने लिए भी काम करना है। और वहां पर वो जो है अपने सीनियर ब्रदर का बैग भी लेकर आ गई थी। कहती है कि सेमलेस कहीं का, लेकिन तब भी मैं अपना काम तो निकाल लूं। अभी ड्रग उसके ऊपर हावी हो रहा था। कहती ये क्या, चलो अब जो भी है सामने हैंडसम तो है, इसी के साथ अपना वक्त बिता लेती हूँ। कहती सॉरी। वहाँ पर उस आदमी को भी होश आ जाता है। कहती है कि अरे मेरी पावर। बोलता है जानती हो मैं कौन हूँ। कहती है जो भी हो मुझे इससे मतलब नहीं है। फिर दोनों अपनी रात बिताते हैं। जन्नल को देखते हैं और रुआन को देखते हैं, जहाँ पर रुआन डांस कर रही होती है और जन्नल का मन लुभा रही होती है। कहती है कि आप यहाँ पर मेरे साथ है, कहीं टैंगसीची को बुरा न लगे। कहते हैं अरे वो तो पागल लड़की है, बदसूरत, मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही थी। मैंने उससे शादी भी कर ली, लेकिन मैंने प्रॉमिस तुमसे ये किया था कि जिंदगी भर तुम मेरे साथ रहोगी। तुमने मेरी एक बार जान बचाई है और उसका एहसान तो मुझे तुम्हारे साथ रहकर ही उतारना है। पीछे से टैंगसीची अपना काम करके आ गई थी जनरल को देखने के लिए। वाह क्या मूव है, ये तो पहला मूव है, क्या टांगे हैं, क्या सब कुछ अच्छा है। चलो नेक्स्ट मूव पर आओ। नेक्स्ट लेवल पे जैसे ही जाते हैं, कहती है अरे ये क्या, ये तो ऑलरेडी ओवर हो गया। यहाँ पर जनरल कहते हैं मैं थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम हम लोग डबल और ट्रिपल बार ये सब कुछ कर लेंगे। कहती है, कोई बात नहीं। लेकिन बीच में टैंगसीची आकर खड़े हो जाती है। कहती तुमसे नहीं हो रहा है तो ये पिल क्यों ना खा लो। कहती है कि पिल, कौन सा पिल। कहती है हाँ ब्रो खा लो ना। वहां पर तुरंत ही डर जाती है। रुआन कह रही तुम यहाँ पर कैसे आ गई, तुम तो मर गई थी ना। कहती मैं मरी कहाँ थी। जनरल कहते हैं कि तुम हर बार ट्रबल क्रिएट करने के लिए आ जाती हो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कहती हाँ जान से मारोगे ना। वो अपनी पावर का यूज करती है, उन दोनों को एक जगह पर रोककर थप्पड़ थप्पड़ मारने लगती है। कहती है थप्पड़ से काम नहीं चलेगा, जूतों से मारूंगी तुम दोनों लोगों को। दोनों को जाती है गाल पर जूते मारती है। कहती ये कम है, थोड़ा सा और, मुझे लगता है इतने जूतों में काम नहीं चलेगा। लगातार कम से कम 10-12 जूते मुंह पर मारती है और तलवार ना उसके गले पर रख देती है और अपना नीचे लेट जाती है। तुरंत ही दासी आती है। कहती मेरी मिस को छोड़ दीजिए, मेरी मिस बहुत ही लॉयल है। कहते तुम्हारी मिस लॉयल नहीं है। कहती ओ काम डाउन काम डाउन, मुझे जरा ऊपर खड़े होने दो, मैं इस तरह तो नहीं मर सकती हूँ। मेरे फादर ने बहुत काम यहाँ के लिए किया है। जनरल ऑर्डर देते हैं कि इसे यहाँ से लेकर जाओ और विदाउट मेरे ऑर्डर के यहाँ पर ना आने पाए। लेकिन रुआन नोटिस करती है कि उसके गालों में बहुत दर्द हो रहा है। कहती है ऐसा लगता है किसी ने मुझे मारा है। यहाँ पर जनरल को वो पिल मिल जाती है। कहती है ये कौन सी भला मेडिसिन है, खा के देख लेता हूँ। खाते ही उन्हें अजीब सी उलझन होने लगती। कहती ये क्या हो रहा है, मैं बाथरूम से होकर आता हूँ। बाथरूम की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही वियर्ड फीलिंग आ रही होती है। सामने एक पिग होती है और पिग में ही उन्हें रुआन नजर आने लगती। कहते हैं तुम इतनी बोल्ड हो सकती हो कि यहाँ पर आ गई, चलो मैं भी तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता ही लेता हूँ। और वो पिग के केज में उतर जाते हैं, जहाँ पर पिग के पीछे ही पड़ जाते हैं और अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। यहाँ पर टैंगसीची कहती है कि ये आवाजें, वो भी इतनी रात में, मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। और जिस लड़के के साथ उसने रात बिताई थी वो भाग चुका था। पीछे से उसकी दासी आती, कहती मिस आपके हस्बैंड तो कितने यूजलेस हैं, एक पिग के साथ पता नहीं कैसी गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं। कहते हैं ठीक है, जाके पूरे होल वर्ल्ड में बता दो कि मेरा हस्बैंड कैसा है, वैसे भी मुझे इन सब चीजों से कोई भी मतलब नहीं। कहते क्या मतलब। कहते यहाँ आओ मेरे पास, आओ, चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीजें दिखाती हूँ। लेकिन देखती है कि उसका जो पॉकेट था वो गायब हो चुका है।
इधर हम देखते हैं कि वो लड़का कोई और नहीं मैजेस्टी थे। मैजेस्टी कहते हैं जिस लड़की ने मुझे रात में ह्यूमिलेट किया ये पाउच उसका है। पता करो कि आखिर वो लड़की कौन है। उसके चेहरे पर दाग भी था। मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। और चेहरे पर मास्क लगा लेते हैं। इस बात को और पूरे 6 साल बीत चुके होते हैं जहाँ पर जनरल अब मिस रुआन से शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे। सुनकर वो बहुत खुश होती है। कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करने के लिए कब से उतावला था। पीछे से हम देखते हैं कि टैंक्सी की दासी जाती है। कहती है मिस बहुत सारे बॉक्सेस आए हैं और सच में जनरल उसे शादी करना चाहते हैं। रिक्वेस्ट कर रहे थे ऐसे जैसे उसके पैरों में गिर जाएंगे। कहती है तो अच्छी बात है ना। कहती मिस आप स्माइल क्यों कर रही है तो गलत बात है ना। तभी उसकी बेटी आती है जो 5 साल की हो चुकी थी। कहती है कि मदर अगर वो वहाँ पर शादी कर रहा है तो हम लोग भी उसमें शामिल होंगे और उसकी शादी कैंसिल करा देंगे। आखिर हम लोग उसको ऐसे खुशी से कैसे रहने दे सकते हैं। कहती हाँ सबसे पहले कुछ और आम काम करते हैं। जितना भी जनरल का सोना होता है ना उठा कर लेकर जा रही होती है सब भर लेती है बोरी में। कहती है कि 6 सालों की मेहनत मेरी ऐसे तो वेस्ट नहीं जाएगी। एक एक चीज यहाँ से उठा ले जाऊंगी। उसकी बेटी कहती है माँ बहुत भारी है। कहती है भारी नहीं यहाँ पर थोड़ी सी भी चीजें नहीं छोड़ते हैं। इधर हम मैजेस्टी को देखते हैं जो अपना भेष बदलकर गांव गांव में घूम रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि सब जगह हालात कैसे हैं। लेकिन लोगों के बीच न खाने को खाना था और ना ही अच्छी स्ट्रेंथ मिल रही थी। कुछ लोग तो मरने की कगार पर थे। मैजेस्टी कहते हैं कि इन लोगों के पास सच में इतना कम खाना पहुंच रहा है और बीच में मंत्री घपला कर रहे हैं। जाकर पता लगाओ। एक लड़की रो रही होती है कि प्लीज मेरी मदर को खाने के लिए कुछ दे दो पैसे दे दो। वो कहता है लाओ इसे पैसे दे दो। जैसे ही वो पैसे देने जाता है तब तक टैंक चीची फल लेकर आ जाती है और लड़के के अटायर में आई हुई होती है। मैजेस्टी जब उसको देखते हैं तो देखते ही रहते हैं। तो की बेटी कहती है मदर देखो ना हेवन से हमारे लिए फरिश्ते आए हैं। यहाँ पर सबको खाने के लिए दिया जाता है। तब यहाँ पर टैंक चीची मैजेस्टी से कहती है लो तुम भी खा लो। कहता है मैं नहीं खाऊंगा। कहती है अरे बोलते बहुत हो खा लो ना जल्दी से। मैजेस्टी जैसे उसको देखते कहते हैं ये इतनी फैमिलियर क्यों लग रही है। क्या वही लड़की है। लेकिन उनको अच्छे से याद था कि चेहरे पर बहुत काला धब्बा था तो ये तो वो नहीं हो सकती है। तभी पीछे से रुई आ जाती कहते एक्सक्यूज मी मेरा रास्ता क्यों ब्लॉक करके रखा है। कहते अरे बच्ची तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने। कहती अरे मैं अपनी मदर के साथ आई हूँ। कहते कहाँ है तुम्हारी मदर। कहते मेरी मदर कहीं भी हूँ लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ गरीबों की मदद करने के लिए आई हूँ। लेकिन पीछे से एसोसिएशन भी होते हैं जो मैजेस्टी पर अटैक करने के लिए आए हुए होते हैं। यहाँ पर टैंक सिची नोटिस करती है मैजेस्टी को देखकर कि ये भी मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है लेकिन कौन है। अटैक होने वाला है होता है तभी मैजेस्टी वो तीर आकर रोक लेते हैं। जितनी बार अटैक होता है मैजेस्टी हर बार तीर को हटा देते हैं। मैजेस्टी के हाथ में एक सॉल्व करने वाली रिंग होती है जो नीचे छूट जाती है। वो उसे उठाने चलते हैं तब मैजेस्टी को तीर लग जाता है। कहते भागो भागो जल्द से जल्द भागो। मैजेस्टी भाग ही नहीं पा रहे होते। कहती चलो मैं तुम्हें साथ लेकर चलती हूँ। कहती अब तो मुझसे भागा ही नहीं जा रहा है लग रहा है मेरी जान निकल जाएगी। रुई कहती सच में तीर से तो जान निकले या ना निकले लेकिन भागते हुए जान जरूर निकल जाएगी। यहाँ पर टैंक सिची नोटिस करती है कि मैजेस्टी की इंजरी बढ़ती जा ब्लड भी ब्लैक कलर का है। मतलब इन्हें साफ साफ दिख रहा है कि पॉइजन दिया गया है। कहती पॉइजन आखिर किसकी इतनी हिम्मत की एक ऐसे मामूली से इंसान को पॉइजन दे। कहते हैं कि इस तीर को बाहर निकालो और ये सील ले लो। तो मैं इसे सेफ रखना मैं मर जाऊं तब भी। कहती है अरे इस सील की क्या जरूरत फेंको इसे। वो उठाकर फेंक देती है और कहती है इस एरो को मुझे निकालने दो। कहते हैं तुम सच में एरो निकालोगे। कहती है हाँ निकाल लूंगी। एरो खोते से निकालती है। मैजेस्टी चिल्लाते हैं कि ये क्या किया तीर निकाल कर। कहती है क्यों दोबारा लगाना है क्या। वो फिर से दोबारा तीर मार देती है फिर निकालती है फिर मार देती है। रूही बोलती है कि ये हैंडसम अंकल काफी टफ है तभी इतना दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं। मैजेस्टी बोलते हैं जल्दी मारना चाहती हो क्या मुझे। मैं धीरे धीरे मर रहा था अब सोच रही हो कि जल्दी मर जाओ। कहती है अरे मरोगे नहीं रुक जाओ 1 मिनट। वो वहां पर पूरा पॉइजन बाहर निकाल देती है। तभी अजीब आ जाता है। कहती है कि ले जाओ इसे प्रिटी यूनिक आदमी को। कहते हैं अरे तुम्हारा नाम क्या है। कहती है मेरा नाम ली झोंगी है और एल्डेस्ट सन हूँ सेक्रेटरी फैमिली का। कहते हैं अच्छा ठीक है। वहां पर तुरंत ही जाते कहते हैं कि बॉस उठो ना बॉस उठो ना। यहाँ पर रूही पूछती है कि मदर आपने उसे अपनी रियल आइडेंटिटी क्यों नहीं बताई। कहती है याद रखो किसी को भी अपनी रियल आइडेंटिटी मत बताना तुम भी मत बताना। कहती है ठीक है। इधर जिस तीर से मैजेस्टी को लगा था अजियो कहता है मैजेस्टी आपके अंदर थोड़ा बहुत पॉइजन तो नहीं बचा। उस लिन जोंगियो का थैंक यू बोलो कि उसने मेरे अंदर से पॉइजन निकाल दिया। कहते हैं कि ये सील वहां डस्ट में मिली थी मैंने इसे साफ कर दिया। कहते हैं कि ये ली जोंगियो उसने मेरी जान बचाई है इसी वजह से उसे अच्छे से कोई न कोई उपहार या
गिफ्ट देना चाहिए। वहाँ पर वो सील देख रहे होते हैं, कहते हैं ये सील किसी को भी मिल जाती तो वो मुझे मार डालता, लेकिन इस ली झांगियो को इस सील से कोई मतलब नहीं था। हम देखते हैं रियल ली झांगियो को, जो कि सेक्रेटरी फैमिली के बड़े बेटे होते हैं। कहते फादर फादर उठो, उस जनरल ने दूसरी शादी कर ली और हमारी बहन अब अकेली हो चुकी। कहते क्या इतनी हिम्मत उसकी कि मेरी बेटी को अकेला कर दिया और उसने दूसरी शादी कर ली। पता चलता है कि टैंग सीची की स्टेप मदर है, जो बिल्कुल भी टैंग सीची को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन सामने कुछ कह भी नहीं पाती। कहती है आप ना उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। उसके फादर कहते हैं तुम चुप बैठो, धक्का दे देते वो नीचे गिर जाती। कहती है कि आपने मुझे धक्का क्यों दिया, आखिर वो इतनी कैपेबल थी, उसने इतनी लड़ाई की कि उस जनरल से शादी करना है शादी करना है, अब उसने दूसरी शादी कर ली, तो इसमें आपको इतना दुख क्यों हो रहा है। कहते कुछ भी हो, अगर मेरी टैंग जी को कुछ भी हुआ ना तो मैं उस जनरल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जा रहा हूँ अभी के लिए, तुम स्टेप मदर हो, इसी वजह से ध्यान रखो कि कौन गलत है कौन सही है, इस तरह एक के पीछे मत पड़ा करो। यहाँ पर अब उसकी स्टेप मॉम भी कुछ नहीं बोल पाती है, अपनी बेटी को लेकर आऊंगा। उसके स्टेप मॉम का एक बेटा भी होता है, कहते हैं कि हाँ फादर अपनी बहन को लेकर आएंगे और चाहे कुछ भी हो जाए। इधर हम देखते हैं कि शादी करने के लिए अब रुआन भी आगे बढ़ रही होती है, पर जनरल इंतजार कर रहे होते हैं। कहते हैं फायर चलाओ, लेकिन एक भी फायर काम ही नहीं करते हैं। ये कहती है रुआन मैं आ गई हूँ, लेकिन मुझे फायर की आवाज क्यों नहीं आ रही है। दासी कहती है लगता है कि वो जल ही नहीं रहे हैं। मदर इन लोग को बहुत गुस्सा आता है। जनरल कहते हैं आज मेरी शादी और इस तरह के काम मत करिए। पीछे से हम देखते हैं कि तीनों बैठकर देख रहे होते हैं। दासी कहती है कि मिस आपने तो बहुत अच्छा काम किया, एक भी फायरवर्क्स काम नहीं कर रहे हैं। ये रूही बोलती है कि मेरी मॉम तो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, मैं होती ना तो ये सच में इसके मेंशन में ही आग लगा देती। टैंग चीची कहती है ऐसी बातें नहीं करते हैं, तुम अपनी माँ से जरा पीछे ही रहो, आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। जनरल जाते कहते रोहन फाइनली आज मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। रूही कहती है कि देखो तो कितना अच्छा चांस है, इसे मजा चखाना ही चाहिए। वहां पर एक रिचुअल होता था जिसमें आग के ऊपर से निकलना होता था। जैसे ही रुआन आग के ऊपर से निकलती है तो उधर से बार बार टैंग सिची अपनी पावर का यूज करती और वो होती तो वो बार बार पीछे ही खिसक जा रहा था। कहते ये क्या हो रहा है, सब कहते हैं कि जरूर इसके पास कोई ना कोई एविल प्रवृत्ति है, इसी वजह से ये पार नहीं कर पा रहे और बेचारी का पैर फिसल जाता है, पीछे गिर जाती है। पीछे से टैंग सिची रुई और उसकी दासी हंस रहे होते हैं। सब कहते हैं कि इसने को जरूर कोई बुरे काम किए होंगे, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। कहती है कि मैं इसे पार करके ही रहूंगी, इसको मेरे पास लेकर आओ, लेकिन इतनी देर में विस्फोट हो जाता है वहां पर दासी और उसका मुंह काला हो जाता है। रूही कहती है मदर अब जाओ, आगे आपका काम है। कहती ठीक है तुम यहीं पर रहो, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम भी हो। कहती ठीक है, लेकिन अब मदर इन लोग को शक हो रहा था कि जिस तरह के काम हो रहे हैं इस तरह से इससे शादी करना सही नहीं रहेगा। कहती सेरेमनी को थोड़ा सा डिले कर देते हैं, लेकिन रुआन कहती है जनरल प्लीज ऐसा मत करो। तब यहाँ पर जनरल कहते हैं कि चाहे आज थंडर स्ट्राइक का असर हो जाए चाहे थंडर बोल्ट का, लेकिन मैं रुआन से शादी करने से पीछे नहीं हटूंगा। देख वहाँ पर टैंग सीची आ जाती, कहती हाँ हटना भी नहीं। वैसे भी जनरल आपको तो सबने रिकॉग्नाइज कर लिया होगा, आप ही है ना जो रुआन के साथ रात बिताने के लिए गए थे, लेकिन आप बिल्कुल भी ये काम नहीं कर पाए थे। देखो ना कितनी पतली दुबली है, बेचारे के अंदर कोई स्टेमिना ही नहीं था। कहती किसको कह रही हो कि स्टेमिना नहीं था। कहती मैं तुमको कह रही हूँ कि तुम्हारे अंदर स्टेमिना नहीं था और फिजिक भी काफी यूनिक है तुम लोगों का। आप सबको याद आता है कि अच्छा उस दिन बहुत तेज से आवाज आ रही थी पिग के साथ, तो क्या ये सच में जर्नल थे। जर्नल ने उस पिग के साथ इतना गलत गलत काम किया और उसके बाद हाफ ड्रेस में पूरी जगह घूम भी रहे थे कि इतना गंदा आदमी है। जर्नल जाकर तुरंत ही टैंग सीची का गला पकड़ लेते, कहते तुम भले ही कितनी सुंदर हो गए हो, चेहरा साफ कर लिया हो, लेकिन याद रखो कि रुआन हमेशा फर्स्ट प्लेस पर आएगी और मैं तुमको यहाँ पर जान से मार डालूंगा। गला दबा रहे होते तो मदर इन लॉ बोलती है कि इस तरह यहाँ पर सबके सामने ऐसा काम मत करो। कहते हैं करूंगा ऐसा काम और इसको यहीं पर जान से मार डालूंगा। उसकी मदर कहती छोड़ दो उसको। रुआन मुझे पता है कि तुम जनरल से शादी कर रहे हो, लेकिन ये तुमको बिल्कुल भी खुश नहीं कर पाएंगे। कहती है जनरल मैं जानती हूँ कि आज यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट हैं, इसी वजह से मैं सिस्टर के सामने माफी मांगना चाहती हूँ, आखिर वो फर्स्ट मिस है यहाँ की, मुझे उनको टी देना चाहिए, उनको सर्व करना चाहिए। कहती है मिस माफ करना, मैंने आपको थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये टी पी लीजिए। यहाँ पर रुआन अलग ही दाव खोल देती है, वो पूरी टी ना उसके मुंह पर उठाकर फेंक देती। कहती है आई एम सो सॉरी सिस्टर, आई एम सो सॉरी, आपके ऊपर गिर गया, मैं ये नहीं चाहती थी। कहती अब तुम मुझे बताओगी। कहती टैंग सीची मेरा गला छोड़ दो। कहती छोड़ दो भी तुम्हारा गला, रुको एक मिनट। नलवान को बचाने जाते तो उसको भी एक पैर मारकर नीचे गिरा देती। कहती दूर हटो बदतमीज कहीं के। उठाती पूरा का पूरा पॉट और कहती है देखो ना मेरे हाथ से भी फिसल गया। उसके मुंह पर पूरा गरम गरम प्याला डाल देती है। जनरल कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं टैंग सीची। पीछे से
रूही कहती है मदर बच कर, देखो डीमन आ रहा है तुम्हारी तरफ। जैसे मारने के लिए जाते हैं जनरल तो यहाँ पर टैंक सिची उसके मुंह पर भी गरम गरम पानी फेंक देती है। कहती है देखो मैं तुम दोनों में से किसी से भी नहीं डरती। कहता है टैंक सिची मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन अब उसकी पावर काम ही नहीं करती थी क्योंकि उसने 3 बार से ज्यादा यूज कर लिया था। वहां से भाग जाती है। रुआन कहती है आपको मेरे लिए फैसला लेना ही पड़ेगा। मदर इन लोग कहती है एक दरवाजा बंद कर दो, यहाँ से भागने ना पाए। पेड़ के ऊपर चढ़कर छिप जाती है। कहती है कि आज तो मैं किसी की नजर में नहीं आऊंगी। जनरल नीचे ही खड़े होते हैं। कहते हैं टैंक से चलो नीचे उतरो। कहती है नहीं उतरूंगी, गट्स है ना तो मुझे ऊपर आकर ले जाओ। कहते हैं कि तुमने मुझे गट्स की याद दिलाई है ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम्हें नीचे लाया जाता है। इस पेड़ को ही काटो। कहती है अरे पेड़ को मत काटो। मदर इन लोग कहती हैं कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये अपनी दासी को बचाने के लिए नीचे जरूर आएगी। इधर हम देखते हैं कि मैजेस्टी भी अब मिलने के लिए आ रहे होते हैं जो है टैंक सीची से पर्सनली शुक्रिया कहने के लिए कि लगातार दासी को मारा जा रहा होता है। दासी कह रही थी कि मिस नीचे मत उतरिएगा वरना ये लोग आपको जान से मार डालेंगे। कहती है मत मारो उसे, मैं नीचे आ रही हूँ। वो नीचे उतरती तो उसे भी पकड़ लिया जाता है। रुआन कहती है तुमने मुझे सबके सामने ह्यूमिलेट किया है ना, अब सिर्फ तुम्हारी मौत ही निश्चित है। कहती है 10 सालों में मैंने सिर्फ आपके लिए जिया है, आपकी इज्जत की, और आज इसने मेरा ये हाल कर दिया। मेरे लिए फैसला लीजिए। मन में टैंक से सोचती है कि हाँ रिवेंज लेने का सोच रही है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। देखो मैं क्या करती हूँ। कहती है कि जनरल शाह को जाने दो और जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो। कहते हैं दोनों के साथ ही करूंगा जो करना है। इसे लेकर और बीच रास्ते में खड़ा करते हैं कि माफी मांगो। लेकिन बार बार शाह माफी मांग रहे थे कि मेरी मिस को मत मारो मत मारो। लेकिन यहाँ पर जनरल रुके ही नहीं और टैंक सीची को लगातार मार रहे होते हैं। उसके पैरों पर मारते उसे नील डाउन करा देते हैं। मदर इन लोग कहती है इतना मारो इसको कि आज इसकी जान चली जाए। दासी ऊपर आ जाती है और उसको लगातार जो है मार पड़ रही होती है। कहती है कि मैं भी आपसे कह रही हूँ कि मुझे मारने की कोशिश मत करो। अब रूही को बहुत डर लग रहा होता है कि मुझे श्याओ और मदर दोनों को बचाना पड़ेगा। इसी वजह से वो मदद लेने के लिए जाती है। मिस उठ जाइए मिस उठ जाइए। वो जनरल का पैर पकड़ लेती है कि मिस को मत मारो। तब यहाँ पर रुआन कहती है कि इसकी लाइफ वैसे भी किसी काम की नहीं है, ये मरने ही लायक है। श्याओ कहती है मिस मुझे माफ कर दो कि मेरी वजह से आपको यहाँ पर जान से मारा जा रहा है। टैंक सीची सोचती है क्या सच में मरने का टाइम आ गया है क्या? मैंने तो अभी 1000 अच्छे काम भी नहीं किए और इतनी जल्दी मर जाऊंगी। जैसे ही जनरल मारने चलते हैं तभी मैजेस्टी आ जाते हैं। कहते किसकी इतनी हिम्मत थी मुझे रोकने की कोशिश की। मैजेस्टी को आता हुआ देखकर अभी तो सबकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। आंट आपको डरने की जरूरत नहीं है। मन में सोचती है कि मैं आंट ही बोलूंगी, मैं अपनी रियल आइडेंटिटी अभी सबके सामने नहीं ला सकती हूँ। वो नीचे गिरने वाली होती है, मैजेस्टी आकर रोक लेते हैं। भगवान कहती है कि माफ करिएगा मैजेस्टी, लेकिन इसने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दंगा क्रिएट कर दिया था, इसी वजह से इसे सजा देनी जरूरी थी। मैजेस्टी कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सजा देने की? इस रूही की वजह से मैं तुम लोगों को माफ कर रहा हूँ। कल इसने हम सबकी जान बचाई थी। और रही इस लेडी की बात, तो मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। आप लोग को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? कहते नहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मदर इन लोग कहती है कि आखिर ये मैजेस्टी से कब मिली और इसका मैजेस्टी से रिश्ता क्या है? यहाँ पर जनरल कहते हैं मुझे क्या पता कब रिश्ता, वैसे भी मेरी रुआन से शादी हुई तो मुझे और किसी से लेना देना नहीं है। इतनी देर में हम देखते हैं कि टैंक सीची के फादर और दोनों ब्रदर भी आ जाते हैं। उसका भाई कहता है कहाँ है मेरी बहन, बताओ ना। छोटा भाई बोलता है मेरी बहन को वापस कर दो ना वरना तुम लोगों की टांगे तोड़ दूंगा। उसकी मामा कहती है चुप बैठो, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? कहते हैं बोलूंगा। इधर हम देखते हैं कि अब जनरल बोलते हैं कि तुम लोगों को जो भी मुझसे चाहिए था ना वो नहीं मिलेगा। रुआन बोलती है कि तुम्हारी बेटी को मैजेस्टी ले गए हैं। रेड्डी फैमिली के बड़े बेटे ली झोंग्यो हैं, उन्होंने उनके ऊपर एहसान किया है, इसी एहसान की वजह से वो यहाँ से टैंक सीची को लेकर गए हैं। उसके फादर पूछते हैं कि तुम्हें कैसे मैजेस्टी जानते हैं और ये रुआन किसके बारे में बात कर रही है? कहते हैं पक्का झूठ बोल रही होगी। यहाँ पर उसके फादर बोलते हैं याद रखो कि अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं। उसका भाई बोलता है कि ये डबल पे करना पड़ेगा, डबल पे। अगर एक मुक्का मारा होगा तो 2 मुक्के, 2 छड़ी मारी होगी तो 4 छड़ी। उसकी माँ कहती है इतना मत बोला करो। कहता है मदर आप तो चुप ही बैठो, को कुछ पता ही नहीं है। मेरी सिस्टर को सबसे पहले हम लोगों को ढूंढना चाहिए, यहाँ पर बहस बाद में करेंगे। कहते हैं हाँ चलो चलते हैं। इधर हम देखते हैं कि अब रुआन की शादी जो है फिर से जनरल से होने वाली होती है और वो लोग हेवन और अर्थ को ग्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन इतनी देर में वहां पर थंडरस्ट्राइक का असर होता है, सब कुछ एक्सप्लोड हो जाता है। कहते हैं सच में ये शादी तो बिल्कुल गलत हो रही है। कहती है कि पनिशमेंट हेवन की तरफ से मिल रही है, ये शादी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बीतेगी। कहती है नहीं जनरल प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। जनरल कहते हैं कि तुम मेरे दिल में हो, तुम ही रहोगी याद रखो, लेकिन आज मुझे अभी के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं कि टैंक सीची की पूरी बॉडी को बांध दिया गया था मम्मी की तरह।
कहती है रूही उठो ना मदर, आपको मैं प्रोटेक्ट करूँगी। कहते लेकिन ये मेरा हाल किसने किया है? कहती है आप ठीक नहीं हो रही थी ना, इसी वज़ह से आपकी पूरी बॉडी को बाँध दिया गया है। आप जल्दी ही ठीक हो जाएँगी। कहती है लेकिन सच में मेरा ये हाल बहुत बुरा हाल लग रहा है, मैं बहुत ही अगली लग रही होंगी। कहती नहीं, नहीं, आपको बस प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, इसी वज़ह से आपको डम्पलिंग की तरह ना पूरा बाँध दिया गया है। कहती मेरी बच्ची रोते नहीं है। अगर अपनी माँ के सामने इस तरह रोओगे तो कैसे काम चलेगा? वैसे भी फिजिशियन ने क्या कहा है? क्या और मुझे किसने बचाया? कहती है वो उस हैंडसम अंकल ने। कहती है हैंडसम अंकल? कहते हैं हाँ, वो पावरफुल हैंडसम अंकल एम्परर हैं। वो सच में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हम लोगों को बचाया। कहती है अब तो गए काम से। अगर मैजेस्टी को पता चला ना कि मैं जो है भेष बदल कर गई थी अपने भाई का, तो वो ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा और वो मुझे जान से मार डालेंगे। कहते तुमने ये तो नहीं बताया ना कि तुम कौन हो? कहती है नहीं, नहीं मदर, आपने मुझसे कहा था तो मैंने अपनी रियल आइडेंटिटी छिपा कर रखी। कहती ये हुई ना मेरी बेटी। लेकिन अब सच में मुझे बहुत अजीब लग रहा था। अभी मैजेस्टी आ जाते। कहते कौन सा क्रिमिनल ऑफेंस मुझे बताओगे? कहती वाह ये तो सच में हैंडसम लग रहा है। कहते क्या बोला तुमने? कहती मैंने तो कुछ भी नहीं बोला है। पीछे से अजियो की तरफ देखते अजियो कहता मैंने भी कुछ भी नहीं सुना। मैजेस्टी को अब पता चलता है कि वो ली झांगियों के मन की बातें सुन सकते हैं। ऐसे घाव ठीक होंगे तो मैं ज़रूर आपसे मिलवाने के लिए ले चलूँगी। वो बेचारी फिर से नीचे गिर जाती कि किस मुसीबत में फँस गई। मैंने तो सोचा था कि मैंने अच्छा काम किया झूठ बोलकर, लेकिन ये तो और झूठ पर झूठ बोलना पड़ रहा है। कहती है मदर आप प्रिटेंड कर रहे हैं ना कि आप ली झांगियो हैं, लेकिन आप तो टैंग सींची हैं। कहती वही तो। इधर हम मैजेस्टी को देखते हैं जो अभी भी रिंग के बारे में सोच रहे होते हैं। कहते हैं मुझे बार-बार हैलुसिनेशन आते हैं, शायद पॉइज़न का असर होगा। टैंग नहा रही होती है लड़के के अटायर में, तभी मैजेस्टी पहुँच जाते हैं। कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहते मैं तो तुमसे मिलने आया था, क्यों तुम्हारे पास नहीं आ सकता? कहती मैजेस्टी ये सब करने की कोशिश मत करो, हम दोनों ही लड़के हैं। मैजेस्टी कहते लड़के हैं तो क्या मैं तुम्हें लाइक करता हूँ? कहती लेकिन मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। वहाँ पर वो गाजर लाती। मैजेस्टी कहते इसका क्या करोगी? कहती कम ऑन बेबी, मेरे पास आ जाओ। कहते अरे प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैजेस्टी झटके से उठते हैं तो देखते हैं वो सपना है। तुरंत ही वो रिंग फेंक देते हैं। कहते हैं ये सपना है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आखिर मुझे इस लड़कों के सपने क्यों आ रहे हैं? मुझे लड़कों के सपने तो नहीं आना चाहिए। यहाँ पर टैंग सीची के स्वागत के लिए उसके फादर, ब्रदर और उसका छोटा भाई खड़े हुए थे और वहाँ पर म्यूजिक का इंतजाम किया गया था। ऐसा म्यूजिक जो उसकी बहन को खुश कर दे, और उसकी याद में म्यूजिक बजवाया गया था। लेकिन उन लोगों को म्यूजिक के बारे में नहीं पता था, क्योंकि ये काम छोटे भाई का था। कहते हैं कि आप लोग बस मिस का इंतजार कीजिए और देखिएगा, हम लोग ऐसा म्यूजिक बजाएंगे ना कि आप लोग एकदम खुश हो जाएंगे। मैजेस्टी फिर से मास्क लगाकर टैंग सीची के पीछे पीछे चल रहे होते हैं कि देखिए ये कहाँ पर जाएगी। वो कहती है कि मेरे पीछे क्यों आ रहा है और मैं इतना नर्वस फील क्यों कर रही हूँ। कहती है मैजेस्टी देखो मेरा घर आ गया है, मैं जा रही हूँ, आप भी यहाँ से जाओ। कहते हैं कि ये दोनों तो अपने घर जा रहे हैं, तो चलो उधर मैं ली झांगियों से भी मिल लूंगा। कि बहन आने वाली थी। कहते बजाओ म्यूजिक। म्यूजिक बजने लगता है और जैसे जैसे म्यूजिक बजता जाता है, छोटा भाई, उसके फादर, बड़ा भाई सब बहुत तेज से रो रहे होते हैं। यहाँ तक कि उसकी स्टेप मदर भी रो रही होती है। कहती भला मैं क्यों रो रही हूँ, मेरा उस टैंक सी चीजें क्या लेना देना। वो लोग इतने तेज रो रहे होते हैं कि बिल्कुल अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो रूही बोलती है कि मदर आखिर ग्रैंडपा इतने तेज से क्यों रो रहे हैं, क्या घर पे कोई मर गया है क्या? कहती हाँ चलो चल कर देखते हैं। जागती है फादर के पास गले लग जाती है कि फादर आप रो क्यों रहे हैं, सच में कोई मर गया है क्या? स्टेप मॉम है क्या? कहते हैं अरे नहीं, मैं तो तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। उसकी स्टेप मॉम कहती है भला मैं कहाँ जाऊंगी। इसका छोटा भाई कहता फाइनली मेरी बहन आ गई। कहते ये ट्यून किसने? छोटा भाई बोलता है मैंने चुनी है, देखो ना कितनी अच्छी ट्यून है। टैंसी जी कहती फादर ये तो फ्यूनरल की ट्यून है ना। कहते अरे मुझे माफ कर दो, मुझे क्या पता, मुझे तो बस इतना पता था कि रोना है। लेकिन इतनी देर में टैंसी जी को पता चल जाता है कि मैजेस्टी आने वाले। कहती भागो सबके सब यहाँ से भागो। कहती लेकिन हुआ क्या है? पीछे जो दोनों बजा रहे होते हैं उनसे भी कहा जाता है भागो भागो, लेकिन वो जा ही नहीं रहे। दासी कहती है भागो ना यहाँ से। उसे जो है चांदी की टेल से दी जाती है, वो भी वहां से भाग जाता है। मैजेस्टी कहते हैं जाओ जाओ ली जाओगे को बुला कर लेकर आओ। यहाँ पर दरवाजा खटखटाया जाता है। तुरंत ही टैंक सीची कपड़े बदल कर आ जाती। क्या करने आए हो? अपनी फिर से आवाज बदलती। कहती यहाँ क्यों आए हो? मन में सोचती है कि ये बदतमीज जहाँ जाती हूँ वहाँ पीछे पीछे आ जाता है। मैं अभी कुछ भी नहीं बोल सकती। मैजेस्टी कहती है आखिर मुझे ली झांगियों की आवाज भी क्यों सुनाई दे रही है, और उधर टैंक सीची की भी आवाज सुनाई दे रही थी। कहते हैं कि तुम क्या सोच रही हो? कहती कुछ नहीं सोच रही हूँ, हटो दूर हटो। कहते हैं लेकिन तुमने मेरी जान बचाई थी, इसी वजह से मैं तुम्हें ये गोल्डन टोकन दे रहा हूँ। गोल्डन टोकन? वाह तुम तो कितने पोलाइट हो।
लड़कियों की तरह बिहेव कर रही होती तो अजीब बोलता है कि ये इस तरह बिहेव क्यों कर रही, हम लोग कुछ बाहर खाने के लिए चल सकते हैं? कहते हैं हाँ बिल्कुल चलो। रूही और श्याओ भी जाते हैं साथ में, वहाँ पर सब लोग खा रहे होते हैं। वहाँ पर टैंग से फिर से गाजर मंगवाती है। मेजेस्टी कहते हैं गाजर तुमने क्यों मंगाई? उन्हें सपने वाली बात याद आ जाती है। कहती है मेजेस्टी आप अपने बट को क्यों छू रहे हैं? कहते हैं ऐसे ही कुछ वियर्ड सा लग रहा था। कहती है गाजर तो बहुत अच्छी है। वो खा रही होती है, कहती है आज एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार चार बार खाऊंगी। मैजेस्टी उसको देख देख कर हंस रहे होते हैं। वहाँ पर अजीब आकर उसे 9 रिंग देता है। कहती है अरे ये क्या है? कहती है ये ग्रेट टीचर है, आज तक इसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। कहती है अरे हटो, दूर हटो। तलवार उठाती है। मैजेस्टी कहते हैं क्या मुझे मार डालोगे क्या? कहती है नहीं, पीछे हटो। वो तुरंत ही उसे 9 रिंग्स पर तलवार मारती है। कहती है अभी से सही कर लो। मैजेस्टी को यकीन नहीं होता है कि जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया वो इस लड़के ने कर दिया। कहती है ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अजीब और डर जाता है, ये क्या हो गया मैजेस्टी? वहां पर अब मैजेस्टी को याद आता है कि जो बुद्धा थे, जो बुद्धिस्ट थे, उन्होंने जो है मैजेस्टी को ये 9 रिंग दी थी कि जो भी इसे सॉल्व कर लेगा वो आपके जीवन का हिस्सा बनेगा और वो आपके राज्य के लिए और आपकी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा होगा। जो भी इस रिंग को सॉल्व करते हैं आपको उसी के साथ जिंदगी बितानी है। सिंपल सा मूव है, बस एक बार में ही इसे सॉल्व किया जा सकता है। कहते हैं सिंपल सा मूव, और मेरे लिए जो डेस्टिनाइड है वो ये है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या सच में कोई लड़का मेरे लिए डेस्टिनाइड हो सकता है? तभी पीछे से शोर आ रहा होता है। दो लेडी आपस में लड़ रही होती है एक बच्चे के लिए कि ये मेरा है, ये मेरा है। तभी जनरल और रुआन आ जाते हैं। जनरल कहते हैं ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? दोनों लेडी नीचे बैठ जाती है कि हमारे लिए आप फैसला लीजिए, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। रुआन कहती है मुझे तो नहीं लगता कि ये दोनों का बच्चा है, दोनों को ही मार देना चाहिए। जनरल कहते हैं तुम चुप बैठो, क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये पता नहीं लगा पाऊंगा कि ये किसका बच्चा है? वो अपने हाथ में बच्चा ले लेते हैं। कहते हैं कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उनके आंसर तुम्हें देने हैं। पीछे से रुआन और मेजेस्टी भी ये सब चीजें सुन रहे होते हैं कि इडियट कहीं का कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तब भी यहाँ पर जो है आ गया है फैसला लेने पर। अब जनरल क्वेश्चन पूछते हैं कि बेबी के बॉडी पर कोई ऐसा मार्क हो जो तुम लोगों को पता है। वो बोलने चलती है, उससे पहले दूसरी लेडी बोल देती है कि पैर पर एक मोल है। दूसरी लेडी को सब लोग मानने लगते हैं कि ये झूठी है, झूठी है, बच्चा चोरी करने आई थी, इसे अरेस्ट करो और जेल में डाल दो। जनरल देखते हैं कि सच में मोल है। रुआन कहते हैं देखा ना, रियल मदर मिल गई। जनरल तुरंत ही दूसरी लेडी को बच्चा दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर रूही को इशारा करती है कि जाओ और इन लोगों को रोक लो। मैजेस्टी अजियो को भी इशारा करते हैं कि तुम भी जाओ और देखो कि वहां पर क्या होता है। तब भी तुम बार बार इन सब चीजों को क्यों ओपन करने की कोशिश कर रहे हो? कहते दिखने में क्यूट हो लेकिन बहुत ही भद्दे हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, एक जगह पर रुक गया है। कहती है देखो और सीखो, एक छोटी सी बच्ची अभी कैसे चीजों को सॉल्व करती है। वो लेडी अभी भी कह रही थी कि मेरा बच्चा वापस कर दो, मेरा बच्चा वापस कर दो। जैसे ही दूसरी लेडी बच्चे को लेकर जा रही होती है तो अजियो से लड़ जाती है। कहते हैं कि तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते हो। कहती है क्यों ना जाओ। रूही आती है, कहती है कि देखो तुम लोग इस तरह बच्चे के लिए लड़ रही हो, अच्छी बात नहीं है। जनरल कहते हैं तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आई हो? कहती है कि तुमसे मतलब मैं कुछ भी करूँ। जनरल कहते हैं जानती हो मैं कौन हूँ? रुआन कहती है इस तरह तुम जनरल से बात नहीं कर सकती हो। कहती है जनरल, मैं किसी जनरल को नहीं जानती हूँ और मैं यहाँ पर सिर्फ फैसला लेने आई हूँ। कहती है जनरल के रहते हुए तुम फैसला लोगी और तुम्हें पता भी है कि फेक कौन है रियल कौन है? कहती है हाँ, फेक और रियल मुझे दोनों पता है। आज यो लेकर जाओ, इस बच्चे को दो टुकड़े कर दो, ये दोनों लड़ना ही बंद कर देंगे आपस में और आधा आधा बच्चा दोनों को दे दो। सब कहते हैं कैसी बेरहम लड़की है, ऐसे कैसे बात कर सकती है? कहते मैंने कहा ना कि लेकर जाओ। वो बच्चे को पीछे ले जाकर कट कर देता है। रियल मदर होती ना बहुत तेज तेज से रो रही होती है कि मेरे बच्चे को कुछ मत करो, मेरे बच्चे को कुछ मत करो। मेरा बच्चा था वो। यहाँ पर अब जो दूसरी लेडी होती है तो वहां पर रोई जाती है। कहती है अपना आधा बच्चा ले लो, आकर तुम्हें अब डर क्यों लग रहा है इस बच्चे को लेने में? जी अपनी पावर का यूज करती है तो वहां पर एक बच्चे की स्प्रिट आती है। कहते हैं तुमने मुझे मार डाला, तुमने मुझे मार डाला। लेडी बोलती है कि मैंने बस पैसों के लिए ऐसा किया था, मैं तुम्हें नहीं ले जाना चाहती थी लेकिन मेरे पास पैसों की कमी थी। कहती आ गई ना अपनी असलियत पर। दूसरी लेडी अब बच्चे को पकड़ पकड़ कर बहुत तेज से रो रही होती है कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, मैं क्या करूंगी? लेकिन पीछे से टैंग सिटी आ जाती है और तुरंत ही वो लेडी अपने बच्चे को ले लेती है। कहती है थैंक यू सो मच कि तुमने मेरे बच्चे को जिंदा छोड़ दिया। वहां से वो चली जाती है। जनरल कहते हैं कि जब ये मामला मैं हैंडल कर रहा था तो तुम बीच में होती कौन हो आने वाली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कहती इडियट हो क्या? जहाँ पर दूसरी लेडी को जेल में पकड़ कर डाल दिया जाता है। जनरल कहते हैं अपना मुंह दिखाओ तुम। उसके ऊपर अटैक करने चलते तो अपना फैन आगे कर देती है और मुंह पर ना खूब सारे स्टिकर लगा कर आ गई होती है। कहती मुझसे लड़ने की कोशिश मत करना, बार बार लड़ रही होती है। जनरल को नीचे गिरा देती है। कहती आ जाओ और करीब में आओ।
जर्नल की नजर पड़ती है पास में खड़े आदमी पर, जो वैसा ही फैन लिया होता है। फैन देखकर यहाँ पर तुरंत ही जनरल को याद आ जाता है कि मैजेस्टी है। वो कुछ बोलता है उससे पहले ही मैजेस्टी कहते हैं, याद रखो कि तुम्हें इन बुराइयों पर ध्यान देना है और अच्छे काम करना है। रोवान कहती है, एक मिडिल क्लास आदमी से तुम डर कैसे गए? कहते हैं, वो मिडिल क्लास आदमी नहीं, वो एम्परर थे। बाहर रोई आती है और उसके मुंह से सारे स्टिकर हटाती है और दासी भी। एक स्टिकर लगा होता है तो मैजेस्टी हटाते हैं। बहुत भद्दी लग रही थी। कहती है, हाँ भद्दी तो लग रही थी, मजाक उड़ाने में तो तुम पीछे हट नहीं सकते हो। उसकी महल वापस आकर सोचते हैं कि अगर एक ट्रस्टेड पर्सन जैसे जो ली झांगू है उसे गवर्नमेंट में रखा जाए और वो अच्छे फैसले ले सके तो कितना अच्छा रहेगा। इसीलिए सेक्रेटरी फैमिली के जो बड़े बेटे हैं ली जोंग्यो मीन्स टैंग से अब हमारे लिए काम करेगा। जाकर ये डे केयर जारी कर दो। कहते हैं, ठीक है जैसा आप कहें। लेकिन अभी हम देखते हैं कि मैजेस्टी की शादी हो चुकी होती है और इम्प्रेस होते हैं, लेकिन मैजेस्टी ने उन्हें कभी हाथ भी नहीं लगाया होता है। आज वो आई हुई होती है, कहती है, मैजेस्टी प्लीज मेरे ऊपर ध्यान दीजिए। लेकिन मैजेस्टी उसकी तरफ देखते भी नहीं और नीचे धक्का देकर चले जाती है। कहती है कि क्या मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? दासी बोलते हैं कि आप इस दुनिया की सबसे सुंदर औरत है। कहती है, ठीक है नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। इधर डे केयर आ जाता है और कहा जाता है कि जो सेक्रेटरी फैमिली के बड़े बेटे हैं उन्हें गवर्नर का पद दिया जाता है। किसी को यकीन नहीं होता है कि कभी मैजेस्टी से हम लोग मिले नहीं, कभी मैजेस्टी से बात नहीं हुई, कभी मैजेस्टी ने ऐसी बातें नहीं कही तो आज भला ये ऑर्डर पास कैसे हुआ? बेटे को गवर्नर की उपाधि कैसे दी जा सकती है और गवर्नर का पद भी? उसके फादर कुछ बोलने चलते हैं, उससे पहले ही छोटा भाई बोल देता है कि अब तुम्हें मन लगाकर काम करना पड़ेगा, तुम बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो, बहुत ही अच्छे हो। उसके फादर फिर से बोलने चलते हैं तो उसका छोटा भाई फिर से बोलता है, देखो एम्परर ने तुम्हें जो राइट दिया है उसका ध्यान रखना। उसके फादर कहते हैं, बस करो, जो मैं बोलने चलता हूँ वो तुम क्यों बोल देते हो? कहता है, फादर क्या करूँ, अपनी सिस्टर से बताने जा रहा हूँ कि मेरे भाई को ये उपाधि दी गई है। लेकिन उसकी माँ रोक लेती है कि तुम्हें वहां पर नहीं जाना है। के फादर कहते हैं, ये लड़का भी ना, बड़ा भाई तो बहुत ही खुश होता है अपने छोटे भाई के बिहेवियर को देखकर। इधर आता है, कहता है कि सिस्टर उठो ना, सिस्टर उठो ना। सी चीज सोच रही होती है कि मैजेस्टी उसके सामने है और किस करने की कोशिश कर रही होती है। किस रुई को कर लेती है। कहती है, मदर आप भी ना ऐसे सपने देखती है, चुपचाप सो जाइए। उसका भाई कहता है, ठीक है आप सोइए, आपकी ये लाइफ देखकर ना मुझे जलन तो होती है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका सोना ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं कल आऊंगा। मैजेस्टी सपना देखते हैं कि वहाँ रीच होंगे है ना, वो बैठी हुई है। मैजेस्टी कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कहती है, पास आए हो ना तो आओ कुछ वक्त बिता लें, लेकिन मैं लड़का हूँ, तुम इस चीज को बर्दाश्त तो कर लोगे ना? कहते, क्या हुआ लड़का हो तो? वहां पर मैजेस्टी अपने कपड़े निकालते हैं और उसके साथ अपना वक्त बिताने वाले थे, किस करने वाले होते हैं। मैजेस्टी की आंखें खोलती है तो देखते हैं कि सामने इनॉच है। इनॉच कहते हैं, मैजेस्टी पता है आप मेरे साथ क्या कर रहे थे? ऐसे ऐसे करने की कोशिश कर रहे थे, मैंने तो सोचा था सच में आज आप मेरे साथ रात बिता लेंगे। कहते हैं, निकलो यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ भला कैसे कुछ कर सकता हूँ? कहते हैं, मैजेस्टी मुझे तो लगा था कि आपका अच्छा मूड है। कहते, जाओ यहाँ से। कहते, मैजेस्टी सच में मैं आपका फेवरेट हूँ या नहीं हूँ? कहते, तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, निकलो अभी यहाँ से। मैजेस्टी मन में सोचते हैं कि वो पागल हो गए हैं। पिछले 1 मंथ से उसे सिर्फ ली झांगियों के ही सपने आ रहे हैं। क्या सच में वो लड़कों को लाइक करते हैं, लड़कियों को नहीं? इधर अभी गवर्नर का पद मिलने के बाद उसका भाई बहुत खुश होता है। उसके फादर भी कि आज बहुत अच्छा काम करना और जो भी डिसीजन हो अकेले मत लेना, मुझसे पूछ कर लेना, क्योंकि पहला दिन है तुम्हारा। छोटा भाई कहता, हाँ और मैं भी एक हीरो बनकर आऊंगा। देखते हैं कि टैंग चीची अभी भी सोई पड़ी हुई थी, उसे जरा सा भी होश नहीं था। उसका भाई कहता, अब तो उठ जाओ, कितना सोओगी? कहते, क्यों क्या हुआ? कहते, अरे मैं आपको कल गुड न्यूज देने आया था। कहते, कौन सा गुड न्यूज? अंकल और ग्रैंडपा को ना महल में बुलाया गया, उन्हें गवर्नर की उपाधि दी गई। आज वो लोग महल के अंदर गए हैं, पर उसे पता चल जाता है कि ली झोंगे मतलब मैं वहां पर उसके भाई को भेज दिया गया है। अगर मैजेस्टी को ये पता चल गया ना तो आज उसके भाई और फादर की जान चली जाएगी। वो भाग रही होती है तो उसका भाई कहता है, अरे रुको तो बहन, रुको तो बहन, लेकिन अपनी पावर से दरवाजा बंद कर देती है। उसका भाई डर जाता है कि घोस्ट आ गया, भूत भूत, दरवाजा भला अपने आप से कैसे बंद हो सकता है? इधर मैजेस्टी कहते हैं कि जाओ, आज मैं बहुत खुश हूँ। टैंगी सोचती है कि मेरी वजह से मेरे फादर मारे जाएंगे, आज तो उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। रूही कहती है कि आपको कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। कहते हैं, हाँ चलो। तो भाई जाता है तो सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे होते हैं कि एक पल में गवर्नर के पद पर आना ये कोई छोटी बात नहीं है। मैजेस्टी की नजरों में जरूर आपका बेटे ने बहुत अच्छा काम किया होगा। वहाँ पर हम देखते हैं कि चांसलर भी आ जाते हैं और गवर्नर भी आ जाते हैं, जिनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि सेक्रेटरी के बेटे को गवर्नर के पद पर रखा गया है। मैजेस्टी आ जाते हैं और कहते हैं कि ली जोंगे अपना सर उठाओ, मुझे तुमसे मिलना है। वहां पर ली जोंगे अपना सर उठा नहीं रहा था, उसे क्या पता था कि वो तो गलत जगह पर आ गए। कहते, सर उठाओ अपना। जैसे ही सर उठाते, कहते, तुम ली जोंगे हो? कहते, हाँ
हाँ। कहते हैं कि सच बताना, तुम्हारा कोई और भाई है? कहते हैं नहीं, मेरा कोई और भाई नहीं और मैं ही ले जाऊंगी हूँ। यहाँ पर तुरंत ही सेक्रेटरी कहते हैं कि मैजेस्टी माफ करिएगा लेकिन मेरा यही बेटा। कहते हैं और बेटा होगा ना तुम्हारा? कहते हैं हाँ, एक छोटा बेटा है लेकिन वो 8 साल का है। और कौन है घर पर? कहते हैं मेरी बेटी है एक। कहते हैं बेटी? क्या मतलब तुम्हारी बेटी? मैजेस्टी को पता चल जाता है कि मतलब इतने टाइम से वो टैंग सीची उसे बेवकूफ बना रही है। वही तो मैं कहूँ कि भला मैं लड़कों को लाइक कैसे कर सकता हूँ। मैजेस्टी जाकर ऊपर बैठ जाते हैं, कहते हैं कि ले जाऊंगे, आज से मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए अच्छे काम करना। कहते हैं ठीक है, मैं अच्छे ही काम करूंगा। लेकिन चांसलर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि गवर्नर के पद पर एक ऐसे लड़के को रखा जा रहा हो जिसे जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है। चांसलर इस बात को बार बार डिनाई कर रहे होते हैं और बाकी के मंत्री भी कह रहे होते हैं जो चांसलर से मिले हुए होते हैं कि ऐसे लड़के को गवर्नर की उपाधि देना बिल्कुल सही नहीं है। मैजेस्टी कहते हैं इस गवर्नर बाहर ले जाओ, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे उसे ले जाने लगते हैं तभी पीछे से टैंग सीची भागते हुए आती है, कहती है अरे नहीं, मेरे ब्रदर को मत ले जाओ, मेरे फादर को मत ले जाओ, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, मैंने आपसे मैजेस्टी झूठ बोला था, ये लोग इनोसेंट है। लेकिन जैसे ही देखती है कि सामने गवर्नर है, कहती है अरे मेरा भाई कहाँ पर है? गवर्नर कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं वो तुरंत ही गवर्नर को एक थप्पड़ मार देती है, कहती है चुप बैठो, और नीचे गिरा देती है। उसके ऊपर कपड़ा डाल देती है, कहती है मैजेस्टी मुझे माफ करिएगा। मैजेस्टी कहते हैं अभी भी तुम मेरे सामने नाटक कर रही हो? कहती है कि मैजेस्टी प्लीज मुझे कोई सजा मत दीजिएगा, सब कहते हैं कि ये लड़की यहाँ पर आई और गवर्नर को इस तरह मार रही थी, इसी वजह से इसे सजा दी जाए। वो बार-बार मैजेस्टी को इशारा कर रही होती है कि मैंने तुम्हें बचाया था, याद रखो कि तुम मुझे इस तरह सजा नहीं दे सकते हो। मैजेस्टी कहते हैं तुम्हारी आंखों में कुछ खराबी है क्या जो तुम मुझे इशारे कर रही हो? खराबी मेरी आंखों में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है, जो तुम मेरी बातों को नहीं समझ रहे हो। जनरल फिर से उठने की कोशिश करते हैं, टैंग सीची फिर से उसको मार देती है। मैजेस्टी कहते हैं कि टैंग सीची तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। फादर कह रहे होते हैं माफ कर दो मेरी बेटी को, उसका भाई भी कह रहा होता है माफ कर दो। जैसे रूही कहती है कि सच में आपको सजा मिलेगी क्या? इनोज कहते हैं कि मुझे लगता है कि मिस इस वजह से यहाँ पर आई थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आप उनके भाई को सजा देने वाली हैं। जनरल खड़े होते हैं, कहते हैं कि इस तरह इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मन में सोचती इसको पहले मार देती ना तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन जनरल तुरंत बोलते हैं कि मुझे इससे तलाक लेना है। तो चीची कहती है अच्छा तलाक लेना है? उसके फादर उठते हैं, कहते मैं तुम्हें जनरल मार डालूंगा, वैसे भी तुमने मेरी बेटी का कुछ अच्छा नहीं किया है। कहते अगर ये जनरल तलाक लेना ही चाहता है ना तो मैं भी अपनी बेटी से कहूंगा कि इससे तुरंत ही तलाक ले ले, वैसे भी मेरी बेटी की जिंदगी इतनी अच्छी तो है नहीं। मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि अगर दोनों पक्ष राजी हैं तो मैं तलाक के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर जनरल तुरंत कहते हैं हाँ मुझे तलाक चाहिए, लेकिन मैजिस्ट्रेट उसके इस तरह की हरकत से भी बहुत नाराज थे। इसी वजह से एक मंथ के लिए उसे साफ सफाई का काम दिया गया था कि वो मेट बनकर काम करेगी, जान से उसे नहीं मारा जाएगा। कहती मैजिस्ट्रेट आप मुझे ये साफ सफाई वाला काम नहीं दे सकते हैं, लेकिन तुरंत ही उसके लिए साफ सफाई का काम भी आ जाता है। ये थी क्या तुरंत ही साफ सफाई करनी पड़ेगी क्या? पीछे से चांसलर कहते हैं इसको ये भी सजा मिली है तो ठीक है। अब यहाँ पर रूही कहती है चलो करते हैं। जाकर बैठ जाती है मैजेस्टी के बगल और अपनी पावर से देखती है कि चांसलर खुद राजा बनना चाहते हैं और उनके साथ जो मिले हुए हैं ना वो लोग भी। मैजेस्टी खड़े हो जाते हैं, कहती है क्या कौन राजा बनना चाहता है? मन में सोचती है कि इसे कैसे पता मैं क्या बोल रही हूँ। प्रेम जनरल अब रूही को देख रहा होता है, कहती है तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी और तुम्हारी बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है। लेकिन जनरल सोच रहे होते हैं कि ये फैमिलियर लग रही है, बिल्कुल मेरी जैसी लग रही है। मैजेस्टी जब इन सारी चीजों को सुनते हैं तो कहते हैं क्या मतलब रूही किसकी बेटी है? रूही इसकी बेटी है क्या? लेकिन ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? जी कहती हैं कि इस एविल आदमी से तो बचकर ही रहना चाहिए, देखता तो ऐसे है जैसे मुझे अभी खा जाएगा। मैजेस्टी वहाँ से चले जाते हैं, कहती मैं बिल्कुल साफ सफाई नहीं करूंगी। चांसलर कहते हैं कि आज तुम बच गए लेकिन आगे नहीं बच पाओगे। वो यूरी को देखकर कहते हैं ये लड़की किसकी है, ये तुम्हारी है? तब वो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें अपनी बेटी के बारे में भी नहीं पता, ये कैसे इंसान हो तुम, अपनी बेटी को छोड़कर रखा है तुमने। जनरल कहते हैं कि मैंने तो कभी टैंग सिटी को टच भी नहीं किया तो ये बेटी कहाँ से आ सकती है? मन में सोचती है आज तो पकड़ी गई, आज तो पकड़ी गई, आज मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। कहता है मैंने नहीं टच किया है। उसके फादर कहते हैं टच नहीं किया तो ये बेटी के आसमान से टपक गई। यहाँ पर टैंग सिची बोलती है कि सच में इसने टच नहीं किया है। उसके फादर कहते हैं क्या मतलब? ये कि ये मेरा सीक्रेट है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? चलो मैं बता देती हूँ कि ये बहुत ही हाई पोजीशन वाले एक आदमी की बेटी है। कहते हाई पोजीशन मतलब? कहते हाई पोजीशन, यहाँ पर जनरल हाई पोजीशन का मतलब मैजेस्टी लगाते हैं। मन में सोचती है मैजेस्टी सोचो तभी ठीक है। जैसे जैसे ही मैजेस्टी ये बात सुनते हैं कि ये मेरे बारे में बात कर रही है वो फिसल जाते हैं। इधर टैंग सीची कहती है सुनो जनरल, देखो मेरा और तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका है तो तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मैं किसी के भी साथ रहूं, कहीं से भी रहूं, ये एनिमल के बच्चे हों, पड़ोसी के बच्चे हों, इधर के बच्चे हों, उधर के बच्चे हों, तुमसे मतलब नहीं है। और आवाज धीमी करके रखो।
मैजेस्टी आते हैं, कहते हैं कैसा शोर हो रहा है। जनरल वहां से भाग जाते हैं। मैजेस्टी कहते हैं कि सभी लोग यहाँ से बाहर जाओ। कहते हैं कि ये बताओ तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दोगी। कहती कैसा एक्सप्लेनेशन, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बता रही हूँ। वो उसको उठाकर लेकर जा रहे होते हैं। इनोज कहते हैं लगता है आज हम लोगों को बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन जो इम्प्रेस की दासी होती है वो देख लेती है। कहती अभी जाकर इम्प्रेस को बताऊंगी। बाकी कंकुबाइन भी लाइन में खड़ी होती है, लेकिन कभी मैजेस्टी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिए। इधर हम देखते हैं इम्प्रेस बैठी होती तो चांसलर से कहती है कि मैजेस्टी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तब वो चांसलर कहते हैं कि ये एक ऐसा ड्रग है जिसका यूज करते ही मैजेस्टी तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएंगे। लेकिन तभी दासी आकर बताती है कि मैजेस्टी एक लड़की को लेकर अपने रूम में गए हैं। इधर मैजेस्टी न सिर्फ उससे काम करा रहे होते हैं, कहते हैं एक भी जगह पर धूल का एक कण न रह जाए। कहती है क्या मैं सच में यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए आई हूँ। कहते हैं हाँ, मैं पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ, लेकिन साफ सफाई पूरी होनी चाहिए। कहती मैं तो नहीं करूंगी। उसकी दासी अब सफाई कर रही होती है, लेकिन इतनी देर में इम्प्रेस आ जाती है। कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैजेस्टी के रूम में आने की। कहती है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की। कहती मैं इम्प्रेस हूँ। तो कहती मैं क्या करूँ इम्प्रेस हो तो। तभी पीछे से दासी आती है। इम्प्रेस इस तरह आप मेरी मिस पर मत चिल्लाइए। लेकिन इम्प्रेस चाव को थप्पड़ मार देती है। ये देखकर अब बिल्कुल भी टैंक्सी बर्दाश्त नहीं कर पाती। कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दासी को मारने की, मेरी श्याव को मारने की। वो उठाती अपना हाथ, सबसे पहले एक सैनिक को नीचे गिराती है और फिर कहती है आओ तुमको भी सबक सिखाती हूँ। पकड़ती है बाल और क्या उठा उठा के पटक पटक के उसको मारती है। कम से कम 20 थप्पड़ मारती है और पूरे बाल उखाड़ कर न बाहर कर देती है। कहती है कि प्लीज अब तो मुझे मत मारो। कहती मारूंगी मारूंगी और थूक लगा लगा कर ना इम्प्रेस को मार रही होती है। इधर मैजेस्टी सोच रहे होते हैं कि इस टैंक सीची ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं पलक झपकता हूँ और आंख खोलते ही कोई ना कोई कांड हो जाता है। वहां पर इनोच आते हैं और बताते हैं कि मिस ने वहां पर झगड़ा कर लिया है इम्प्रेस के साथ। कहते हैं क्या मतलब। जाते हैं तो रूम की हालत देखकर तो मैजेस्टी भी दंग रहते हैं। और इधर इतना ज्यादा उसने लड़ाई की थी कि जो बेड होता है ना, बेड के ऊपर कपड़ा उसको नीचे गिरा देती है। नीचे से इम्प्रेस निकलती है, कहती है कि देखो ना मैजेस्टी इसने मेरे साथ क्या किया है। जाती है मैजेस्टी को पकड़ने तो मैजेस्टी पीछे हट जाते हैं। पर आपने आकर देख लिया, वरना ये तो मुझे मार ही डालती है। इसने देखो मेरे 2 सैनिकों को भी मारा है। इस पर टैंक्सी जी कहती है कि कंप्लेन किसको कर रही हो, तुमने सबसे पहले श्याओटाओ को हिट किया था, उसके बाद मैंने तुम्हें मारा है, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी ना मारती। तब यहाँ पर इम्प्रेस कहती है कि आपको मेरे लिए फैसला लेना ही पड़ेगा। मैजेस्टी सोचती है टैंक्सी जी कि अगर मैजेस्टी ने आज मेरे पक्ष में फैसला नहीं लिया ना तो मैं इसकी तरफ कभी देखूंगी भी नहीं। ये बहुत ही गंदा इंसान है। मैजेस्टी इम्प्रेस से कहते हैं कि तुम यहाँ पर आई क्यों और आने की जरूरत क्या थी। कहती है कि मेरी दासी ने बताया कि आप किसी के साथ वक्त व्यतीत कर रहे थे, तो मैं भला यहाँ पर कैसे ना आती। कहते वक्त एक मेड के लिए तुम यहाँ पर चली आई। वो मेड है और यहाँ पर काम कर रही थी, उससे जलने की जरूरत नहीं है। पर मैजेस्टी कहते हैं जाओ टैंक्सी जी और इम्प्रेस से बाहर जाकर माफी मांगो। कहती है मैं नहीं जाऊंगी, जाना पड़ेगा वरना तुम्हारे फादर से शिकायत कर दूंगा। हर बार फादर को ले आता है बीच में, जाना ही पड़ेगा मुझे। कहती है जाऊंगी। इधर इम्प्रेस बैठी होती है, टैंक्सी जी जाती है, उसकी सर पर एक जार रख देती है। इम्प्रेस डाउंगर का है और तुम्हें इसकी बहुत सजा मिलेगी। तुरंत वो छींक लगाती है, सबसे पहले अपना जार तोड़ती है, जो पीछे 2 दासी होती है उनका भी जार तोड़ देती। कहती ओ मैं क्या करूं। अब इम्प्रेस का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है कि ये इम्प्रेस डाउनवर के थे, तुमने ये क्या किया। कहती है आपने मेरे सर पर रखा तो ये आपकी गलती है। मैं तो बस साफ साफ बता दूंगी कि एक मुझसे टूट सकता है, 3 थोड़ी ना टूट सकते हैं। आती है इम्प्रेस डाउनवर के पास, कहती है कि देख लीजिए ना मदर, उसने मेरा क्या हाल किया है। कहती है कि वो इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है, मैजेस्टी के साथ वक्त बिताने के बारे में सोचना चाहिए। इम्प्रेस जाती है और मैजेस्टी से कहती है कि तुम इतना ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो, तुमने अभी तक क्वीन को टच भी नहीं किया है और आगे चलकर हमारी जनरेशन कैसे बढ़ेगी। जो सूप बनाकर लाई होती है ना इम्प्रेस, तुरंत ही मैजेस्टी पी जाते हैं। इम्प्रेस डाउनकर चली जाती है और कहती है दरवाजा बंद कर लो, कोई कितना भी शोर मचाए दरवाजा नहीं खुलना चाहिए वरना तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। क्वीन अपने कपड़े खोलने लगती है, कहती है आइए ना मैजेस्टी, थोड़ा सा मेरे साथ वक्त व्यतीत कर लिए। कहते हैं मैंने तुम्हें कभी भी इस नजर से नहीं देखा, तुम्हें कभी टच भी नहीं करूंगा। कहते हैं दरवाजा खोलो, लेकिन वो दरवाजा खोलते ही नहीं है। नौज कहती है कि आ जाओ ना मेरे पास, प्लीज मेरे पास आ जाओ। कहते हैं दूर हट जाओ, मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ। तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं कि एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो जान से मार डालूंगा। अपना हाथ कट कर लेते हैं और अजियो को बुलाते हैं। दरवाजा तोड़कर अंदर जाकर देखता है और तब मैजेस्टी कहते हैं कि इम्प्रेस को यहाँ से लेकर जाओ और कोई किसी को भी इस बारे में पता न लगने पाते हैं कि बेचारी टैंक्सी अभी भी सफाई कर रही होती है। कहती है मैं थक गई हूँ, जाकर लेट जाती है। कहती है कि चलो मेरा काम कोई और कर दे तो अच्छा है। पुल तोड़ती है और अपनी पावर का यूज करती है। कहती सोल्जर आ जाओ। मोटा आदमी आता है, कहती है अरे तुम नहीं, जाकर साफ सफाई करो पिलर्स की। कहते ठीक है और फिर से फूल का यूज करती
करती है तो एक लड़का आता है, कहती है वाह वाह चलो एक और ट्राई करते। सबकी बॉडी देखकर बहुत खुश हो रही होती है कि तुम लोग तो कितने अच्छे हो, कितने अच्छे हो। लेकिन जैसे पीछे मुड़ते तो देखते हैं अजियो भी वहाँ पर है। कहती है अजियो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैजेस्टी ने भेजा है क्या। कहते हैं अरे नहीं मैं तो ट्री हूँ। कहती है ओ मैं तो भूल गई थी। चलो आओ एक लोग मेरा पैर दबाओ, एक लोग मेरा कंधा दबाओ ताकि मैं बहुत अच्छा फील कर सकूँ। वहाँ पर फ्रूट्स वगैरह आते हैं, वो खा रही होती है। मैजेस्टी की आवाज़ सुनती चुटकी बजाती सबके सब गायब हो जाते हैं। कहती है यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैजेस्टी जाकर उसको किस करने लगते हैं। कहते हैं कि देखो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। कहती क्या मतलब, तुम्हारे हरम में न जाने कितनी कॉन्सर्ट और तुम मेरे साथ यहाँ पर क्या करने आ गए हो। कि होंगी लड़कियां लेकिन मैंने कभी किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसको रूम में लेकर जाते हैं। कहती बस बहुत हुआ, अब देखो तुम मेरा कमाल। अपनी हेयर पिन अपने कपड़े निकालती है और कहती है कि मुझसे बच नहीं सकते हो। रात बिता लेती है, भागने चलती है तो देखती है उसका गोल्डन पाउच तो वहीं पर है। कहती है अरे ये मेरा पाउच यहाँ पर कैसे आ गया। वाह वाह मिल गया मिल गया। खुद देखते से हंस रही होती। कहती इसके अंदर जरूर कोई खास चीज होगी। लेकिन देखती है उसके अंदर कोई चीज नहीं। अब मैजेस्टी को पता चल जाता है जिस लड़की के साथ उन्होंने रात बिताई थी असल में वो टैंक सिची ही है, जिसको ये इधर उधर ढूंढ रहे थे। उसके सामने ये कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, 6 साल पहले तुमने ही मेरे साथ रात गुजारी थी। कहती नहीं मैं कह रही थी, डर रही होती है कि मैजेस्टी उसको जान से मार डालेंगे। लेकिन मैजेस्टी उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते, सूट पहनाते हैं। भाग कर आकर इम्प्रेस को बताती है कि मैजेस्टी ने उस लड़की के साथ रात बिताई, वहाँ से वो रात भर निकले भी नहीं। सच में मैजेस्टी मेरी तरफ कभी देखते भी नहीं और उसके साथ वक्त बिता रहे हैं। चांसलर के बेटे को जो आती जाती लड़कियों को हमेशा ही परेशान किया करते थे, जो भी लड़की उन्हें अच्छी दिखती थी ना उसके साथ जबरदस्ती करने लगते थे। रूही कहती है कितना गंदा इंसान है, देखो क्या कर रहा है। कहती है मुझे कुछ करना पड़ेगा। वहाँ पर अपनी दासी को भेजती है कि मैजिस्ट्री को बुला कर लाओ और रूही से कहती है कि तुम नेक्स्ट प्लान तैयार करके रखो। टैंग सीची एक थप्पड़ मारती और पीछे गिरा देती। टैंग सीची बोलती है उस लड़की से तुम यहाँ से जाओ। वो भाग जाती है और जैसे ही वो लड़का उसको छूने चलता है तो गिरा गिरा कर मारती है। इस पर सैनिक कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। कहती है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़कियों को छेड़ने की। कहते हैं चलो आज मैं तुम्हारे साथ ही अपनी वेडिंग नाइट मनाऊंगा। लेकिन यूरी पीछे से अटैक करती है चांसलर के बेटे पर। कहते हैं जाकर पहले उस छोटी छिपकली को पकड़ो। वो भाग रही होती है, चांसलर उसके पीछे होते। कहती है मुझे पकड़ नहीं पाओगे। कहते हैं कि तुम इतनी बड़ी भी नहीं हो कि मैं तुम्हें पकड़ ना पाऊं। पकड़ने चलते तो नीचे उसने तेल गिरा कर रखा होता है। कहती देखा देखा मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं तो हूँ ही इतनी और समझी। ऊपर से चांसलर के बेटे ने रूही को पकड़ लिया था। कहते अगर पीछे नहीं हटी ना तो इस लड़की को ऊपर से नीचे गिरा दूंगा। ये मरेगी नहीं लेकिन इसकी टांगे जरूर टूट जाएंगी। ये थी रूही मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। रूही कहती बदतमीज इंसान, मैं रूही को अब छोड़ दूंगा। वो अपनी पावर का यूज करती है लेकिन इतनी देर में मैजिस्ट्रेट आते हैं, उसे रोक लेते हैं। कहते तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टैंक्सी का भाई भी आ जाता है। चांसलर का बेटा कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। जिंगई कहता है कि और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को परेशान करने की, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तलवार निकाल लेता है, मारने चलता है तो इस पर दूसरा सैनिक रोक लेता है कि ये चांसलर का बेटा है, मैजिस्ट्रेट के बहुत करीब, तुम इसका कुछ नहीं कर सकते हो। वो वहां से भाग जाता है। कहता है याद रखो कि सिर्फ मैजिस्ट्री के लिए काम करता हूँ, अगली बार से ऐसा कुछ हुआ ना तो इसे जान से मार डालूंगा। वो सेन हाउस आ चुकी होती है और मैजिस्ट्री उसके दवा लगा रहे होते हैं। कहती है कि चुप बैठो, तुम इतने तेज तेज क्यों बोल रहे हो कि मुझे चोट लग गई, मुझे चोट लग गई। कहते हैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। उसके फादर बाहर आ जाते हैं। कहते हैं कि किसी लड़के की आवाज आ रही है अंदर। कहती हाँ हाँ मुझे भी आ रही है। मन में उसकी स्टेप मॉम सोचती है कि देखा मैं तो पहले ही जानती थी कैरेक्टर है वो अच्छा नहीं है। यहाँ पर मैजिस्ट्री अंदर कह रहे होते हैं कि तुम इंतजार करना, आज रात में मैं तुम्हारे पास आऊँ। बाहर उसके फादर कहते हैं देखो कितना बदतमीज इंसान है, रात बिताने के लिए कह रहा है, मतलब आज रात में वो यहीं पर आएगा। कहते हैं कि टैंक से बाहर और दरवाजा खोलती है। कहती क्या हुआ फादर। कहते कोई अंदर है क्या। कहती नहीं फादर कोई भी अंदर नहीं है। कहते ठीक है इस रूम में बहुत गंदगी है, मैं तुम्हारे रूम की सफाई करवा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर छिपकली चूहे बहुत है, आज रात तुम मेरे रूम में रुक जाओ। कहती हाँ फादर वैसे भी मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। उसके फादर सोचते हैं कि आज रात मैं उस इंसान को पकड़ कर ही रहूंगा जो टैंक सीची से मिलने के लिए आता है। उसका बिस्तर लग जाता है। भाई कहता है कि मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। उसकी माँ कहती है हाँ बस बहुत हुआ, अपनी बहन से इस तरह बात मत करो। कहता है हाँ आप ना बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगी, मेरा हमेशा ही ब्रेन वॉश करने में लगी रहती है लेकिन मेरा ब्रेन वॉश कभी भी नहीं होगा। उसकी माँ हंस रही होती है, कहती आराम करो। इस पर टैंक्सी मन में सोचती है कि स्टेप मॉम के दिमाग में कुछ हो गया है क्या, जो आदमी उससे इतने अच्छे से बात कर रही है, जरूर दाल में कुछ काला तो है। अपना लेट जाती है। कहती नींद नहीं आ रही है, मुझे कुछ और करना चाहिए। तकिया नहीं होती तो पूरा कंबल उठाकर उसके ऊपर लेट जाती, सो रही होती है। लेकिन इधर टैंक्सी के फादर टैंक्सी के कपड़े पहनकर लेट जाते हैं। मैजिस्ट्री आते हैं, कहते हैं कि वाह तुम तो लेटी हुई हो, अब उठ भी जाओ। दोस्तों मैं इतना बुढ़ा हो गया हूँ और ये आदमी तो मेरे साथ पता नहीं क्या करने वाला है। मैजिस्ट्री
कहते हैं कि तुम बोल क्यों कुछ नहीं रही हो, आज तुम बिल्कुल लड़की जैसी भी नहीं लग रही हो, तुम्हारे पैर पे इतने बड़े बड़े बाल कैसे हैं। एक बाल मैजेस्टी उखाड़ भी लेते हैं। उसके फादर मुंह पर हाथ रख लेते हैं कि मेरा कुछ भी बोलना सही नहीं रहेगा। मैजेस्टी कहते हैं मैं तुम्हें बालों से जज कभी भी नहीं करूंगा, तुम्हारी स्किन कैसी भी हो लेकिन तुम यूनिक हो, मुझे तुम हर तरीके से पसंद हो, भले ही तुम्हारी पूरी बॉडी पर बाल हो तब भी तुम मुझे पसंद हो, अब पलट भी जाओ, कितना सताओगी। मैजेस्टी उसके चेस्ट पर हाथ रखते हैं, तुरंत कहते हैं तुम कौन हो, टैंक्सी नहीं हो क्या, तुमने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया। मैजेस्टी अपना मुंह छिपाने लगते हैं और उसके फादर कहते हैं आ जाओ, इस इंसान को मैंने पकड़ लिया। टैंक्सी का भाई कहता है कि इसको जिंदा मार दो, ये मेरी बहन के रूम में क्या कर रहा था। इधर पूरे महल में अब खबर फैल जाती है टैंक्सी के रूम में किसी आदमी को पकड़ा गया। कहती किसके रूम में क्या पकड़ा गया है। उठती कहती अरे क्या मेरे रूम में पकड़ा गया है। जैसे ही तलवार मारने चलते हैं तो मैजेस्टी अपने मुंह से हाथ हटा लेते हैं। कहती क्या मैजेस्टी, यहाँ पर सब लोग नीचे बैठ जाते हैं। रूही कहती है कि क्या ये यही मेरे नए फादर हैं, आप इन्हीं के बारे में बात कर रही थी। मैजेस्टी कर रही थी लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। टैंग सीची के फादर कहते हैं कि अरे मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। टैंग सीची बता देती है कि रूही के रियल फादर यही है। कहती क्या रूही के रियल फादर यही है। कहती हाँ 6 साल पहले इन्होंने मेरे साथ रात बिताई थी। सबसे ज्यादा खुश तो उसका छोटा भाई होता है कि वाह वाह मैं तो अमीर बन गया, मेरे ब्रदर इन लोग कितने अमीर है, मीन्स मैजेस्टी है। मैजेस्टी कहते हैं तुम मेरी बेटी हो और अब तुम बनोगे मेरी फ्यूचर क्वीन। उसके फादर कहते हैं वाह किस्मत खुल गई। इधर टैंक्सी बैठी होती है, कपड़े खोलने लगती है लेकिन खुलते ही नहीं है। कहती है इतने घटिया कपड़े मत पहना करो कि खुले ही ना, अपनी पावर का यूज करती है और कपड़े खोल देती है। कहती है अब कोई बचा कर दिखाए मुझे। इधर हम देखते हैं चांसलर के बेटे को जो बहुत ही एम्बेरसमेंट महसूस कर रहा था। चांसलर आते कहते क्या हुआ। कहते उस लड़की ने मुझे बुली किया और जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसके साथ मैं वक्त बिताना चाहता था उसको भी उसने भगा दिया। कहते ठीक है जाओ उस लड़की को उठवा लो, जो तुम्हारी मर्जी है करो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कि झिंगाई आता है और बताता है कि जो वो लड़की रास्ते में मिली थी उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और उस लड़की को भी पकड़कर चांसलर का बेटा ले गया है। मैजेस्टी कहते हैं कि ठीक है उससे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा होता तो बाहर सैनिक रोक रहा होता है कि ये करना ठीक नहीं है। वो बार बार कह रही होती है कि छोड़ दो मुझे, मेरी शादी हो चुकी है। कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड को तो मैंने मार दिया है, अब कैसी शादी। देर में वहां पर टैंग सीची आती है और उसे उठाकर जो है गवर्नर के सामने ले जाया जाता है। बार बार कह रहा होता है, अकड़ इतनी होती है कि झुकने का नाम नहीं लेता, कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई कुछ भी नहीं। टैंग सीची एक एक क्राइम उसके बारे में लिखती है और देती है अपने भाई को कि इसके सारे जुर्म इसमें लिख दिए गए हैं। यहाँ पर अब चांसलर के बेटे को कहा जाता है कि तुरंत ही गला काट दिया जाए क्योंकि इसने जो भी काम किया है उसकी कोई माफी नहीं है। देर में चांसलर आ जाते हैं, कहते किसने मेरे बेटे को हाथ लगाया। यही कहता है कि तुम्हारे बेटे ने गुनाह किया है तो उसकी सजा मिलेगी, मेरा बेटा मौत के घाट नहीं उतरेगा, ये याद रखो कि मैं सबको यहाँ पर मार डालूंगा, कोई भी यहाँ पर नहीं बचेगा, गार्ड्स इन सबको मार डालो। जैसे ही मारने चलते हैं तो मैजेस्टी उठने चलते हैं लेकिन वो कहती है देखो मेरे पास मैजेस्टी का पर्सनल कपड़ा है, मैजेस्टी ने मुझे फरमान दे दिया था। कहते हैं कि मेरा कपड़ा तुम्हारे पास कैसे है। कहती बस मैंने ऐसे ही रख लिया था। कहती है कि अब कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। इस चांसलर तब भी नहीं रुकने वाले थे और उसे जान से मारने वाले होते हैं तो मैजेस्टी कहते हैं रुक जाओ, मैंने कहा ना रुक जाओ। अपने मुंह से मास्क हटाते हैं तो चांसलर के होश उड़ जाते हैं। कहते हैं कुछ भी हो, मैजेस्टी हो या कोई भी, लेकिन आज यहाँ पर जिंदा कोई भी नहीं बचेगा। पर इम्प्रेस डाउंगर आ जाती है, कहती है कि चांसलर मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे बेटे को मारने के लिए यहाँ पर आ जाओगे। इम्प्रेस कहती है कि फादर आपने ये क्या किया, मैं मैजेस्टी से बहुत प्यार करती हूँ। उसका भाई कहता है कितना भी प्यार करो लेकिन आज यहाँ पर मैजेस्टी मरकर रहेंगे और मेरे फादर मैजेस्टी बनेंगे। जैसे ही मारने चलते हैं तो टैंग सीची अपनी पावर का यूज करती है, कहती है कि अब सबको यहाँ पर पकड़ लो। सबको वहाँ पर पकड़ लिया जाता है लेकिन चांसलर कहते हैं मैजेस्टी मरना तो पड़ेगा ही। तलवार लेकर आगे बढ़ते हैं लेकिन इम्प्रेस आगे आ जाती है, वो अपनी बेटी को ही मार डालते हैं। इम्प्रेस कहती है मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, बहुत प्यार, लेकिन तुमने मेरी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि मरते मरते मैं तुम्हारे पास हूँ, कम से कम लास्ट टाइम तो मैं तुमको देख रही हूँ। फादर मुझे माफ कर देना। और टैंग सीची से कहती है कि मैजेस्टी का हमेशा ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं कि जनरल को जहां पर उनको पता चलता है कि जो रुवान थी असल में उसने कभी उसकी जान बचाई ही नहीं थी, जान तो उसकी बचाई थी जो है टैंग सीची ने, लेकिन वो हमेशा से ही झूठ बोलती रही है। कहती लेकिन प्यार तो मैं आपसे ही करती थी ना, भले ही टैंग सीची ने आपको बचाया, गलती से वहां पर आ गए थे और मैंने झूठ बोला था आपसे। कहते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो गया। जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता था, जिसका एहसान में जिंदगी भर उतारना चाहता था, उसके बदले में मैंने इससे शादी की जो है कोल्ड पैलेस भेज दिया जाता है। कहती मदर इन लॉ मेरे साथ ऐसा मत
बात करो। लेकिन वहाँ पर अब जनरल के पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता। इधर अब इम्प्रेस डाउनगर को देखते हैं जो खड़ी होती हैं, कहती हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर कहाँ पर, बस अब आपकी मन्नत पूरी ही होने वाली है, वो बस आने ही वाली है। जी भागती हुई आ रही होती है और रूही भी भागती आ रही होती है, लेकिन मैजेस्टी रूही की तरफ देखते ही नहीं है। वहाँ पर मैजेस्टी टैंग सीची को अपनी बाहों में उठा लेते हैं तो ग्रैंड मदर रूही को उठा लेती है, कहती है कि मेरी बच्ची अब तुम मेरे पास ही रहो। मैजेस्टी और टैंग सीची बहुत खुश होते हैं और उधर श्याओ और जो अजियो भी साथ में बहुत खुश होते हैं, मतलब उन दोनों की भी ट्यूनिंग जम गई थी। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।